जय हिंद साथियों। अगस्ता एज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगस्ता एज के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम क्विक रिवीजन की क्लास के जरिए हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कराने जा रहे हैं वह है आपका असहयोग आंदोलन। यह असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति को लेकर शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन रहा है और इस आंदोलन के माध्यम से हम उन तमाम पक्षों पे डिस्कस कराएंगे जो आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। चाहे असहयोग आंदोलन शुरू होने के कारण असहयोग आंदोलन के जुड़े हुए तथ्य, फैक्ट या तिथि को लेकर या तिथि से संबंधित जो इम्पोर्टेंट तिथि है उन सारे चीज़ों पे आज के क्लास के माध्यम से डिस्कस कराएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हमने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बारे में हमने डिस्कस कराया था, जिसमें भारत और भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां उभरी थी उन सारे चीज़ों पे हमने डिस्कस कराया। और भारतीय राजनीति में 1915 के बाद जब गांधी जी का आगमन हुआ और उनकी प्रारंभिक सफलता ने उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बनाने का आधार बना दिया। ये राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने का आधार पहले से भी कुछ ऐसी उनके द्वारा किए गए कार्य, चाहे वो साउथ अफ्रीका की घटना हो, ये इनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। बट भारत में भी कुछ लोकप्रियता इनके आने के साथ ही साथ शुरू हो गया था, चाहे वो 1917 का चंपारण सत्याग्रह हो, 1918 का खेरा सत्याग्रह हो या 1918 का अहमदाबाद सत्याग्रह हो, जिसमें से खेरा सत्याग्रह का संबंध भी किसान से जुड़ा हुआ है। हमने एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन के टॉपिक के माध्यम से हमने डिस्कस कराया था। उसी प्रकार से अहमदाबाद सत्याग्रह का भी अगर हम देखें तो अहमदाबाद सत्याग्रह का भी संबंध जो है वो श्रमिकों के मुद्दे से लेकर रहा है। श्रमिकों के बोनस में वृद्धि को लेकर यह अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था, जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया और यह सत्याग्रह भी सफल माना गया था। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति में गांधी जी का आगमन 1915 के पश्चात हुआ और इस 1915 के पश्चात कई ऐसी घटना जो है वो एक राष्ट्रीय असंतुष्टि को दर्शाने का प्रयास किया और इसी राष्ट्रीय असंतुष्टि की अभिव्यक्ति हम 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान हम देखते हैं। तो आज के क्लास के माध्यम से हमें असहयोग आंदोलन में जिन जिन टॉपिकों पे डिस्कस करना है वो पहले हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्या क्या हमें ये टॉपिक पे डिस्कस करना है। जैसे असहयोग आंदोलन के दौरान हमें सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन शुरू होने का क्या क्या कारण रहा, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि बनने का क्या क्या आधार है, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। देन इसके पश्चात अगर देखें तो असहयोग आंदोलन का स्वरूप और इसका प्रादेशिक विस्तार और असहयोग आंदोलन 1922 में चौरी चौरा कांड के साथ ही साथ असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गया। तो सेशन को ज्यादा लेट ना करते हुए आज के सेशन के माध्यम से जिन जिन टॉपिकों पे जिन जिन पक्षों पे हमें डिस्कस करना है पहले हम इसे स्लाइड के माध्यम से पहले डिस्कस करा देते हैं। जैसे आज के सेशन के माध्यम से क्विक रिवीजन के माध्यम से हम सबसे पहले शॉर्ट में इसके कारण पे जानेंगे और कारण से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उस पे हमें डिस्कस करना होगा। जैसे कारण अगर देखें असहयोग आंदोलन शुरू होने का तो 1919 के अधिनियम, रॉलेट सत्याग्रह जिसका परिणाम निकल कर आया जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत का मुद्दा, ये तीन ऐसे आधार है जो राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन शुरू होने का आधार बनता है। इन सारे पक्षों पे भी हम शॉर्ट पे डिस्कस करेंगे। जैसे रॉलेट सत्याग्रह को लेकर ये रॉलेट एक्ट आने का क्या कारण है, इसे भी हम शॉर्ट में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ये रॉलेट एक्ट से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेट से रिलेटेड, ये सारे चीज इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से हम खुद थोड़ा बहुत खिलाफत के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि खिलाफत के संदर्भ में ये क्या क्या निकल कर आया था। और एक पक्ष हमें इसके 1919 के अधिनियमों को भी हमें लेके चलना है कि किस प्रकार से 1919 के अधिनियम जो है वो एक असंतुष्टि को उभार रहा था। और ये तीन ऐसे आधार है जो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होने का आधार बन जाता है। जैसे असहयोग आंदोलन शुरू होने के आधार के साथ ही साथ हम असहयोग आंदोलन की विशेषता पर भी डिस्कस करेंगे और इस विशेषता में हम सबसे पहले जानेंगे कि इस विशेषता में एक आधार जन भागीदारी, प्रादेशिक विस्तार, बहिष्कार, स्थानीय आंदोलनों से जुड़ाव हो जाना, ये सारे चीज जो है ये इसकी विशेषता का पॉइंट निकल कर आता है। जैसे रचनात्मक कार्यक्रम, महिला योगदान, कृषक योगदान, ये सब जो है इसके पक्ष निकल कर आता है। और फाइनली यह चौरी चौरा कांड के साथ साथ आंदोलन की समाप्ति। आंदोलन के समाप्ति से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसका प्रादेशिक विस्तार कहाँ कहाँ हुआ और इन क्षेत्रों में जो है वो किनके नेतृत्व में जो है वो आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। तो ये सारे पक्ष जो है वो आज के टॉपिक के माध्यम से हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कारण पे आते हैं। जैसे असहयोग आंदोलन शुरू होने का अगर हम कारण देखें तो कारण कई ऐसे निकल कर आता है, जिसमें 1919 का एक अधिनियम भी एक असंतुष्टि
को दर्शाता है। 1919 के अधिनियम पे अगर बात करें तो 1919 के अधिनियम किस प्रकार से असंतुष्टि को दर्शा रहा है, पहले हमें इससे समझना होगा। जैसे 1919 के अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश के द्वारा उत्तरदायी शासन प्रणाली लाने की बात कही गई, और ये उत्तरदायी शासन प्रणाली का जो रूपरेखा था वो रूपरेखा स्थापित हुआ प्रांत में द्वैध शासन के रूप में। तो प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत, और ये 1919 के अधिनियम में जो द्वैध शासन की बात की गई थी, यही द्वैध शासन जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करती है। बट ये इसकी जो संरचना थी ये किसी भी प्रकार से एक उत्तरदायी शासन प्रणाली का आधार नहीं बन रहा था। परिणामतः जो है ये भारतीय राजनेताओं में एक असंतुष्टि उत्पन्न किया। जैसे प्रांत में जो द्वैध शासन की बात की गई थी, इस द्वैध शासन के तहत प्रांतीय विषय को आरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया था, और इस प्रांतीय विषय को जो आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया, ये आरक्षित और हस्तांतरित में भी एक असंतुष्टि उत्पन्न कर रहा था। जैसे आरक्षित विषय पर कानून बनाने का राइट जो है वो गवर्नर और उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों के माध्यम से किया जाता था, और ऐसे आरक्षित विषय जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता था। तो सबसे पहला तो भेदभाव ये किया गया कि जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को रिजर्व कैटेगरी में रख लिया गया था, और ऐसे रिजर्व कैटेगरी में कानून बनाने के राइट जो है वो गवर्नर और उनके द्वारा मनोनीत सदस्य हुआ करते थे। इन इंपॉर्टेंट विषयों में अगर देखें तो रेवेन्यू से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, ये जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था वो सब रिजर्व कैटेगरी में आ गया था, और जितना नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता था उस पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो कानून बनाने का जो बात था वो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रख दिया गया था, और इसी हस्तांतरित विषय में कानून बनाने का राइट गवर्नर और निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाना था। तो इस प्रकार से ये एक भेदभाव हुआ, और इस भेदभाव को और बढ़ा दिया कि प्रायः गवर्नर जो है जब निर्वाचित सदस्यों के द्वारा कोई भी अगर विधि लाने या कोई भी कानून लाने का प्रस्ताव लाया जाता था तो प्रायः गवर्नर जो है उन कानूनों के प्रस्तावों को खारिज कर देता था, निरस्त कर देते थे। इससे एक असंतुष्टि और बढ़ रहा था। तो इस प्रकार 1919 के अधिनियमों में जिस प्रकार से प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, ये द्वैध शासन की व्यवस्था जो है वो एक राष्ट्रीय असंतुष्टि को बढ़ा रहा था। तो 1919 के वर्ष में तो एक असंतुष्टि ये आपको निकल कर आया था 1919 के अधिनियम से लेकर, उसी प्रकार से 1919 के अधिनियम के अलावा राष्ट्रीय असंतुष्टि का एक और मुद्दा निकल कर आ गया, और वो मुद्दा है रॉलेट एक्ट। तो ये रॉलेट एक्ट से रिलेटेड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उन इंपॉर्टेंट फैक्टों को पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि रॉलेट एक्ट लाने का क्या कारण रहा है, ये सबसे पहले हमें जानना होगा, और रॉलेट एक्ट का प्रतिक्रिया भारतीयों के द्वारा किस प्रकार से दिया गया था। तो यही जो भारतीय प्रतिक्रिया निकला, यही भारतीय प्रतिक्रिया निकल कर आता है रॉलेट सत्याग्रह। ये भारतीय प्रतिक्रिया का आधार निकला रॉलेट सत्याग्रह, और इसी रॉलेट सत्याग्रह का संचालन जो है वो गांधी जी कर रहे थे, और इसी रॉलेट सत्याग्रह का परिणाम निकल कर आया जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो आगे हम हमें इस पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इस पे शॉर्ट पे पहले आता हूं कि ये रॉलेट एक्ट लाने का रीजन क्या था। तो रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य रूप से अगर कारण देखें तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास। हमने लास्ट सेशन के दौरान हमने बताया होगा कि 1915 में पंजाब और बंगाल में एक बड़ा विद्रोह करने का षड्यंत्र रचा गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनाई गई थी। और ये रणनीति पेशावर से चटगांव तक जितनी भी ये गतिविधियां थी, क्रांतिकारी गतिविधियां, उस क्षेत्र में आयोजित करना था। परंतु ये गतिविधियां ब्रिटिश के समक्ष प्रकट हो गई, और भविष्य में इस प्रकार से कोई कानून, ये क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से ना उभरे, इसी को ध्यान में रखते हुए 1917 में सैडिसन कमेटी का गठन किया गया था। तो मैं ये रॉलेट एक्ट का पृष्ठभूमि शॉर्ट में बता रहा हूं कि 1917 में जो सैडिसन कमेटी का गठन किया गया था, ये सैडिसन कमेटी जो है वो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हुआ था। ये सैडिसन कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे सिडनी रॉलेट, और यही सिडनी रॉलेट जो है वो ब्रिटिश हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। इन्हीं की अध्यक्षता में, ये सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सैडिसन कमेटी का गठन किया गया था,
जिसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर या आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का। तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ही सैडिसन कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उसी रिपोर्ट को रॉलेट एक्ट कहा गया। और यह रिपोर्ट जो है वो 21 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया था। और इसी 21 मार्च, ये डेट ध्यान रखिएगा कि सैडिसन कमेटी का जो रिपोर्ट, जिसको हम रॉलेट एक्ट के रूप में जानते हैं, ये बेसिकली कब लागू हुआ था? तो 21 मार्च 1919 को ये लागू हुआ था। और इसी कानून में काफी कड़े कानून लाए गए थे। ये मुख्य रूप से, जैसे शॉर्ट में अगर बात करें तो सैडिसन रॉलेट एक्ट में नागरिक प्रतिबंधों पर बात कही गई थी, लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, शक के आधार पर भी लोगों को गिरफ्तार करने की बात की गई थी, अपीलीय न्यायालय की समाप्त करने की बात की गई थी, प्रतिबंधित पुस्तक रखने पर रोक लगाने, अगर कोई ऐसे पुस्तक दस्तावेज रखते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी और सुनवाई जो है वो काफी गुप्त तरीके से करने की। कुल मिलाकर अगर देखें तो रॉलेट एक्ट काफी कठोर कानून रहा। और इसी रॉलेट एक्ट को ध्यान में रखकर गांधी जी इस रॉलेट एक्ट को लेकर कहते हैं कि यह बिना वकील बिना दलील वाला यह कानून रहा है। तो इस कानून का विरोध भारत के सभी वर्गों ने किया था, लेकिन विरोध के बावजूद भी 21 मार्च 1919 को यह रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। और इसी रॉलेट एक्ट का प्रतिक्रिया निकल कर आता है रॉलेट सत्याग्रह। अब ये रॉलेट सत्याग्रह से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको पहले समझ लीजिएगा कि रॉलेट एक्ट से सत्याग्रह से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहां पर एक एक करके लिखवा देते हैं। जैसे रॉलेट एक्ट का प्रतिक्रिया, भारतीय प्रतिक्रिया निकला, रॉलेट एक्ट का भारतीय प्रतिक्रिया निकला रॉलेट सत्याग्रह के रूप में। ये रॉलेट सत्याग्रह ये भारतीय प्रतिक्रिया का आधार था। और इस रॉलेट सत्याग्रह से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे रॉलेट सत्याग्रह को लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर देखें तो नंबर 1 कि इस सत्याग्रह की शुरुआत करने की जो तिथि निर्धारित की गई थी, प्रारंभिक तिथि, वो था 30 मार्च 1919 को, जिसे बाद में बढ़ाकर कर दिया गया 6 अप्रैल 1919। तो ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। यह डेट जो है वो कब निर्धारित हुआ था? पहले 30 मार्च था, लेकिन बाद में गांधी जी ने इस डेट को बढ़ाकर 6 अप्रैल 1919 कर दिया। इस रॉलेट सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए गांधी जी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। और ऐसे रॉलेट सत्याग्रह सभा जो है वो प्रांतीय स्तर पर स्थापित हुआ, रॉलेट सत्याग्रह सभा। इस रॉलेट सत्याग्रह को सफल बनाने में गांधी जी को कई राजनीतिक मंचों का सहारा मिला। जैसे होम रूल कार्यकर्ताओं ने भी इसे सपोर्ट किया। हालांकि कुछ होम रूल कार्यकर्ता जो है वो विरोध किए थे, जैसे एनी बेसेंट, जीएस खापरे जैसे लोग जो है इस रॉलेट सत्याग्रह का विरोध कर रहे थे। उसके अलावा रॉलेट सत्याग्रह को सफल बनाने में एक और योगदान रहा खिलाफत आंदोलनकारियों का। खिलाफत आंदोलनकारियों का भी सपोर्ट रहा, यानी खिलाफत आंदोलनकारियों ने भी रॉलेट सत्याग्रह के समर्थन किया। ये और रॉलेट सत्याग्रह को सफल बनाने में एक और योगदान हमने आपको बताया, और वो है आपको रॉलेट सत्याग्रह सभा। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो ये सारा जो है वो रॉलेट सत्याग्रह को सफल बनाने में आधार बनता है। नंबर 1 रॉलेट सत्याग्रह सभा, होम रूल कार्यकर्ताओं का सपोर्ट, खिलाफत आंदोलनकारियों का सपोर्ट। तो इस प्रकार से भारत में रॉलेट सत्याग्रह चला। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन किया गया। और इसी प्रदर्शन का एक उदाहरण मिलता है कि इस रॉलेट सत्याग्रह का प्रदर्शन जो है वो पंजाब में काफी तीव्र गति से देखा गया था। और यही पंजाब की घटना जो है वो निकल कर आता है जालियांवाला बाग। यानी जालियांवाला बाग जो है ये आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। अब यहीं से हम थोड़ा जालियांवाला बाग पर डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जालियांवाला बाग घटना क्या था और किस प्रकार से ये घटना घटित हुई थी। जैसे पंजाब में अगर देखें तो रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे। ये नाम ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू।
सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में पंजाब में रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था और इसी रॉलेट सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का जुलूस निकाला गया था और उस जुलूस में हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर प्रदर्शन किए, जुलूस में भागीदारी निभाए और ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। परिणामतः ब्रिटिश के द्वारा 11 अप्रैल 1919 को इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया और इस मार्शल लॉ के दौरान यानी पंजाब क्षेत्र में जब सैन्य कानून लागू था, इसी सैन्य कानून के दौरान जो है वो 13 अप्रैल 1919, यह घटना याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुआ बैसाखी के दिन में, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड ने गांधी जी के आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। परिणामतः गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को, ये भी डेट ध्यान में रखिएगा, 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया। और ये रॉलेट सत्याग्रह को वापस लेना, ये बेसिकली रॉलेट सत्याग्रह की समाप्ति रहा। ये जालियांवाला बाग रॉलेट सत्याग्रह पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड का सर्वप्रथम जिक्र जिस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था वो था आपका बॉम्बे क्रॉनिकल। ये ध्यान रखिएगा कि बॉम्बे क्रॉनिकल ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। इसी समाचार पत्र में पहली बार सर्वप्रथम जो है वो रॉलेट जालियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा की गई थी और इस घटना ने भारतीय नेताओं में और तीव्र विरोध करने का प्रयास किया। परिणामतः इस घटना के जांच करने के लिए 1920 में हंटर कमेटी का गठन किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि जालियांवाला बाग की जांच करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए ब्रिटिश के द्वारा कौन सा कमेटी का गठन किया गया था, वो कमेटी था हंटर कमेटी का गठन किया गया था। और इस हंटर कमेटी ने जनरल डायर, जो इस घटना के उत्तरदायी था, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसे मुक्त कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। इस घटना को अंजाम देने वाला जो ब्रिटिश अधिकारी था वो था रेगिनाल्ड रेक्स डायर। ये दोनों फैक्ट को ध्यान में रखिएगा कि गोली चलाने वाला अधिकारी जो था वो था रेगिनाल्ड रेक्स डायर और इस घटना को आदेश देने वाला जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो जनरल डायर था। ठीक है ना, माइकल ओ डायर के रूप में ये नाम आता है। माइकल ओ डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर और रेगिनाल्ड रेक्स डायर ये घटना को अंजाम देने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। तो भारतीय लोगों में एक असंतुष्टि तो ये रॉलेट एक्ट के कारण भी उभर कर आया था। उसी प्रकार से भारतीय असंतुष्टि का एक और आधार निकल कर आता है, वो है आपका खिलाफत का आंदोलन। अब ये खिलाफत के आंदोलन से रिलेटेड कुछ सारा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है, वो आपको समझने का प्रयास करना समझना होगा कि ये खिलाफत आंदोलन बेसिकली हुआ क्या था और क्यों ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बेसिकली खिलाफत आंदोलन के तहत यानी जिस प्रकार से तुर्की जो वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के खिलाफ शत्रु राष्ट्र को सपोर्ट कर रहा था और 1918 में जब वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई तो तुर्की को दंडित करने के लिए सबसे पहले तुर्की का विभाजन किया गया और तुर्की जो क्षेत्र था वो खलीफा पद का प्रतिनिधि करने वाला क्षेत्र था। तो साथ ही साथ खलीफा पद की समाप्ति की भी घोषणा की गई। तो ये जो तुर्की का विभाजन और खलीफा पद की समाप्ति की जो घोषणा की गई उसी को ध्यान में रखकर अखिल भारतीय पूरे विश्व में इस्लामिक जगत में जहां जहां इस्लामिक जगत में है वहां वहां खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य था पुनः खलीफा पद को बहाल करना। ऐसे में बिहार में भी अली बंधुओं के ऐसे में भारत में भी अली बंधुओं के नेतृत्व में जो है वो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और अली बंधुओं ने इस खिलाफत आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए मार्च 1919, ये डेट ध्यान रखिएगा, मार्च 1919 में सेंट्रल खिलाफत कमेटी का गठन किया। ये सेंट्रल खिलाफत कमेटी जो है वो खिलाफत आंदोलन को चलाने के लिए ये सेंट्रल खिलाफत कमेटी बनाया गया था मार्च 1919 में और इसी सेंट्रल खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नवंबर 1919 में, ये भी डेट ध्यान रखिएगा कि नवंबर 1919 में
गांधी जी को अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया गया था। ये यानी गांधी जी 1919 में, नवंबर 1919 में सेंट्रल खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं, सेंट्रल खिलाफत कमेटी। तो इस प्रकार से भारत में एक तरफ एक अलग आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन, जिसके नेतृत्व करता बाद में गांधी जी, और दूसरी तरफ गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हो चुकी थी, असहयोग आंदोलन भी चल रहा था, और कांग्रेस जैसे मंच भी गांधी जी के द्वारा जो है वो संचालित हो रहा था। इन सारे चीजों को देखते हुए गांधी जी ने खिलाफत और जो अन्य मुद्दा था, जैसे हमने बताया 1919 जालियांवाला बाग, इन सबको एक कर कर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दिए। अगस्त 1920 में यह आंदोलन की शुरुआत हुई। अब इस आंदोलन से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, उस फैक्ट को समझिएगा कि यह आंदोलन, अब आंदोलन के शुरू होने का जो भी कारण था वो हमने आपको डिस्कस करवा दिया था। अब आंदोलन से रिलेटेड जो फैक्ट है उन फैक्टों को हम एक साथ लिखवा देते हैं। पहले इस फैक्ट को समझिएगा। ये तो हमने बताया कि आंदोलन शुरू होने का कारण क्या क्या था। खिलाफत का मुद्दा कारण था, जालियांवाला बाग का मुद्दा कारण था, 1919 के अधिनियम का मुद्दा था, जो राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन शुरू करने का आधार बन रहा था। अब असहयोग आंदोलन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे फैक्टों को ध्यान में समझिए, इसको समझिएगा। जैसे जून 1920 में गांधी जी ने पहली बार असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और प्रस्तावों को लाने का प्रयास किया था। यानी असहयोग आंदोलन के क्या क्या कार्यक्रम होंगे, ये सभी चीज जो है वो जून 1920 में ही गांधी जी के द्वारा लाया गया, और फाइनली 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, और जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि आंदोलन के शुरू होने के साथ ही साथ तिलक की मृत्यु हो गई, और तिलक की मृत्यु को जो हुआ, इन्हीं के प्रेरणा के लिए आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। यह भी कई बार पीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुआ, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। और इस फंड में कुल इकट्ठी राशि कितनी हुई थी? तो लगभग 1 करोड़ रुपया मिला था। उसी प्रकार से आंदोलन को कांग्रेस के तरफ से कंफर्मेशन कब मिला? तो सितंबर 1920 में, जब कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कलकत्ता में विशेष अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के द्वारा इसे पुष्टि की गई, और इस कलकत्ता में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो लाला लाजपत राय। तो ये फैक्ट भी आपको, लाला लाजपत राय, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना होगा कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष स्पेशल सेशन कहां आयोजित हुआ था? तो कलकत्ता में। किसकी अध्यक्षता में? लाला लाजपत राय। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और प्रस्तावों को कांग्रेस के द्वारा कंफर्मेशन दिया गया, और इसकी और पुष्टि कर दी गई दिसंबर 1920 में, जब नागपुर अधिवेशन हुआ था। ये सब फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि नागपुर अधिवेशन जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वी राघवाचारी। तो वी राघवाचारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसी नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और प्रस्तावों को वार्षिक सम्मेलन के माध्यम से क्या किया गया? पुष्टि कर दिया गया। तो ये सारे फैक्ट आपका था असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। हमने अभी तक 2 चीजों पर डिस्कस कराया, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों के संदर्भ में, असहयोग आंदोलन के प्रस्तावों के संदर्भ में। अब असहयोग आंदोलन की अगर हम भूमिका, यानी कि इसके स्वरूप अगर देखें, तो ये स्वरूप इस प्रकार से निकल कर आता है। हालांकि ये पीटी के लिए इतना कुछ फैक्ट पीटी के लिए है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब पॉइंट जो है वो मुख्य रूप से मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम शॉर्ट में इस पे डिस्कस कराएंगे, और जो भी पीटी ओरिएंटेड फैक्ट है वो हमें लेके चलेंगे। जैसे पहला फैक्ट, अगर पहला कॉन्सेप्ट देखें असहयोग आंदोलन की विशेषता में, तो इस आंदोलन में जन भागीदारी के रूप में सभी वर्गों की देखी गई थी। यानी सभी वर्गों की भागीदारी रहा, चाहे वो महिला हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, श्रमिक हो, सभी लोगों की, किसान हो, सभी लोगों की भागीदारी रही। बस एक चीज आपको ध्यान में रखना कि इस आंदोलन का सपोर्ट जो है वो पूंजीपति वर्गों का नहीं मिला था। पूंजीपति वर्ग जो है वो
अपने आप को इस आंदोलन से दूर रखे थे। इसके पीछे मैं रीजन आपको बता दे रहा हूं कि इनकी दूर रहने का कारण था जो इस आंदोलन के दौरान वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। इससे पूंजीपतियों को काफी नुकसान हो रहा था क्योंकि अधिकांश पूंजीपतियों का व्यापार वो वस्त्रों से जुड़ा हुआ था, विदेशी वस्त्रों से जुड़ा हुआ था, जिस कारण उद्योगपतियों ने इस आंदोलन का विरोध भी किया और बंबई के कुछ उद्योगपतियों ने तो इसके खिलाफ असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का भी गठन किया था। इसके अलावा इस आंदोलन का प्रादेशिक विस्तार भी देखा गया, यानी यह प्रादेशिक विस्तार केवल जो पहले स्वदेशी आंदोलन के दौरान हमने बताया होगा कि 3 प्रमुख क्षेत्र ही आंदोलन का बना हुआ था, बंबई, बंगाल और मद्रास है। अब ये जो क्षेत्र है, ये बंगाल, बंबई, मद्रास, यही जो क्षेत्र पहले स्वदेशी आंदोलन का था, अब असहयोग आंदोलन में इन क्षेत्रों के अलावा बिहार, यूपी, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, पंजाब जैसे क्षेत्रों के लोगों की भी भागीदारी देखा गया। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो भागीदारी की स्तर जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर भी लोगों की बढ़ना शुरू हो चुका था, यानी प्रादेशिक स्तर पर भी बहिष्कार किया गया था, प्रादेशिक स्तर पर भी इसका विस्तार हुआ था। अब बहिष्कार अगर देखते हैं तो यही बहिष्कार से रिलेटेड कई सारे फैक्ट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बहिष्कार के रूप में अगर देखें तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सबसे पहला ये देखें तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। बहिष्कार के रूप में शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया था, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया था। अब इसी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार के कारण ही देशी शिक्षा का बढ़ावा और इसी देशी शिक्षा के तहत इस आंदोलन के दौरान विद्यापीठ की कंसेप्ट लाया गया और इस प्रकार से बिहार में भी बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। तो कई जगह ऐसे क्षेत्रीय यानी देशी शिक्षा प्रणाली को लाने के लिए विद्यापीठ, चाहे वो गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, इन विद्यापीठों की स्थापना जो है ये किया गया। यानी कि जो हमने शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया उसके विकल्प में देशी शिक्षण को बढ़ावा देने का एक प्रयास किया गया। बहिष्कार का एक और रूप देखा गया था उपाधियों का बहिष्कार, यानी तरह तरह की उपाधियों की बहिष्कार की गई थी। इसी उपाधि के तहत आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने पद से बहिष्कार कर देते हैं, चाहे वो विधायिका से बहिष्कार हो, न्यायालय से बहिष्कार हो, उपाधि की बहिष्कार हो। उपाधि के बहिष्कार के तहत देखें सुने आप लोग भी जानते होंगे कि गांधी जी ने इसी समय जो है वो अपने आप को जो केसरे हिंद की जो उपाधि मिला था उसे भी वापस कर दिए थे। तो बहिष्कार के सभी रूप जो है इस आंदोलन के दौरान देखा गया था। हर प्रकार का बहिष्कार जो है ये इस आंदोलन के दौरान इसका उदाहरण दिखने को मिलता है। तो ये बहिष्कार की भी रणनीति जो है इस आंदोलन के दौरान देखा गया था। इस आंदोलन का एक और विशेषता था कि कई क्षेत्रीय आंदोलन अपने आप को इस आंदोलन से समाहित कर लिया था। जैसे क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में अगर देखें तो केरल के क्षेत्र में इस समय मोपला विद्रोह चल रहा था, ये मोपला विद्रोह भी इसमें समाहित हो गया। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में नगर पालिका आंदोलन चल रहा था। आंध्र प्रदेश क्षेत्र में नगर पालिका आंदोलन, ये नगर पालिका आंदोलन भी अपने आप को किसमें समाहित कर लिया था, ये असहयोग आंदोलन में। उसी प्रकार से बिहार के क्षेत्र में इस समय जनजातियों के द्वारा एक आंदोलन चल रहा था, ताना भगत आंदोलन। ये भी ध्यान में रखिएगा कि ताना भगत आंदोलन जो जनजातीय आंदोलन था बिहार के क्षेत्र में चल रहा था, जतरा भगत के नेतृत्व में चल रहा था। ये ताना भगत आंदोलन भी अपने आप को असहयोग आंदोलन से समाहित कर लिया था। उसी प्रकार से पंजाब के क्षेत्र में अकाली आंदोलन चल रहा था, ये अकाली आंदोलन भी अपने आप को असहयोग आंदोलन से जोड़ लिया था। यह अकाली आंदोलन गुरुद्वारा में भ्रष्ट महंतों के जो कब्जा था उसके खिलाफ चलाया गया आंदोलन था। उसी प्रकार से अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन जो किसान आंदोलन के रूप में रहा, जिसके नेतृत्वकर्ता मदारी पासी थे, ये भी अपने आप को किससे जोड़ लिया, असहयोग आंदोलन से। तो इस प्रकार से कई क्षेत्रीय आंदोलन, मोपला, नगर पालिका, ताना भगत, अकाली, एका आंदोलन, ये सब जो है आंदोलन जो है वो क्षेत्रीय मुद्दा का आंदोलन था, क्षेत्रीय आंदोलन था। ये सभी अपने आप को इस राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किए। तो ये सब जो है वो असहयोग आंदोलन की विशेषता को दर्शाता है। इसके अलावा देखें तो आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रम भी देखा गया, यानी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे चीजों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो ये रचनात्मक कार्यक्रम को बढ़ावा ये असहयोग आंदोलन की एक विशेषता को दर्शाता है। देन महिला योगदान के रूप में भी देखें तो इस आंदोलन के दौरान कई महिलाओं की भागीदारी जो है वो दिखने को मिलती है। जैसे इसमें फैक्ट के रूप में ध्यान रखिएगा, जैसे अली बंधुओं की माँ
बी अम्मा की भागीदारी, उर्मिला देवी की भागीदारी, ठीक है ना, सरला देवी चौधरानी की भागीदारी, ये सब महिलाओं की भागीदारी है असहयोग आंदोलन के दौरान। चौधरानी की भागीदारी, बसंती देवी जो सी आर दास की पत्नी थी, राजकुमारी अमृत कौर, इनकी भी भागीदारी जो है वो देखा गया इस आंदोलन के दौरान। तो ये सभी जो है वो महिला भागीदारी का, राजकुमारी अमृत कौर, ये सभी भागीदारी जो है वो महिला भागीदारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। स्वरूप रानी की उपाधि के रूप में हम बोल सकते हैं स्वरूप रानी, स्वरूप रानी की भागीदारी भी हम देख सकते हैं कि इस आंदोलन के दौरान जो है। तो ये कुल मिलाकर महिला भागीदारी का उदाहरण जो है वो इस आंदोलन के दौरान देखा गया। तो भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न महिलाओं के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी भूमिका देखी गई। ये सभी चीजें आपके महिला भागीदारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। देन इसके पश्चात कृषक योगदान, तो हमने अभी जैसे बताया कि कृषकों का भी भूमिका रहा। जैसे कृषकों की भूमिका में इस आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश किसान सभा, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसकी स्थापना हमने किसान आंदोलन के दौरान बताया होगा 1918 में हुआ था, इसका भी सपोर्ट था। कृषक योगदान का भी हमने उदाहरण बताया मोपला विद्रोह, ये कृषक योगदान को दर्शाता है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह जो 1921 में ये केरल के क्षेत्र में चलाया गया था। ये किसान आंदोलन के दौरान हमने बताया था कि मोपला केरल के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया गया टर्म था। ये जो उनके द्वारा उसी प्रकार से अवध के क्षेत्र में चलाया गया एका आंदोलन, ये सभी आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से जो है वो कृषक भागीदारी का उदाहरण दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये असहयोग आंदोलन की विशेषता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कराया। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट में हमने आपको कुछ पॉइंट पर लेकर यहाँ पर हमने आपको बताया है कि जन भागीदारी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, प्रादेशिक विस्तार, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, विकल्प के रूप में विद्यापीठ उपाधियों का बहिष्कार, क्षेत्रीय आंदोलन का समाहित होना, देन रचनात्मक कार्यक्रम, असहयोग आंदोलन की विशेषता, महिला भागीदारी असहयोग आंदोलन की विशेषता, कृषक भागीदारी असहयोग आंदोलन की विशेषता, ये सभी ये आंदोलन की विशेषता रहा। और यह आंदोलन एक लंबे समय तक चल रहा था और ब्रिटिश के द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं था किया जा रहा था ताकि कोई सकारात्मक रिजल्ट निकले। और इसी को देखते हुए गांधी जी इसी आंदोलन, जब इस आंदोलन को दबाने के लिए कई ब्रिटिश के द्वारा प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, जैसे भाषणों पर प्रतिबंध, ठीक ना, भाषणों पर प्रतिबंध लगाना, ये सभी चीज, भाषणों पर प्रतिबंध लगाना, सभाओं पर प्रतिबंध लगाना, इन सब को देखते हुए गांधी जी फरवरी 1922 में ही इस आंदोलन के दौरान कर रोको अभियान शुरू कर बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रयास, यानी बारदोली प्रस्ताव के तहत कर रोको अभियान शुरू करने का प्रयास किया गया था, करने की घोषणा किया गया। और इसी के साथ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बात कही गई थी। बारदोली प्रस्ताव बेसिकली सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही दर्शाता है, जिसके तहत कर रोको अभियान शुरू किया जाना था इसी आंदोलन के दौरान। लेकिन इससे शुरू करने से पहले ही 5 फरवरी 1922 को, कहीं कहीं 4 फरवरी भी दिया जाता है, लेकिन बहुत सारी किताब में 5 फरवरी ही डेट माना गया है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के एक छोटे से क्षेत्र चौरी चौरा के जगह पर ये जो घटना घटित हुई है, कुछ ग्रामीणों के द्वारा जो पुलिस पर आक्रमण और पुलिस थाना पर आग लगा दिया, इस घटना ने गांधी जी के चौरी चौरा कांड पर क्या किया, प्रश्न चिन्ह लगा, गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। परिणामतः चौरी चौरा कांड ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन को समाप्त कराने के लिए विवश कर दिया और गांधी जी इस आंदोलन को फरवरी 1922 में क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। और समाप्ति के साथ ही साथ मार्च 1922 में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दे दी जाती है, हालांकि वह बाद में स्वास्थ्य के आधार पर छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन की जो समाप्ति था वो हमने बताया। अब असहयोग आंदोलन से रिलेटेड एक और फैक्चुअल चीज हमें जानना होगा, वो है इसका प्रादेशिक विस्तार, यानी कि भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में इसका विस्तार कहाँ कहाँ किनके द्वारा हुआ, ये हमें समझना होगा। जैसे पंजाब के क्षेत्र में अगर देखें तो छात्र भागीदारी अधिक दिखने को मिला था। यहाँ पर छात्रों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा था, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया जा रहा था। और पंजाब में अगर प्रमुख केंद्र के रूप में अगर देखें तो ये लाहौर एक प्रमुख केंद्र के रूप में
उभर कर आया था। बंबई में अगर देखें तो बंबई के क्षेत्र में जयराम, दौलत राम और स्वामी गोविंदानंद के सहयोग से, ये नाम ध्यान रखिएगा कि जयराम, दौलत राम और स्वामी गोविंदानंद के सहयोग से बंबई क्षेत्र में आंदोलन जो है वो आगे बढ़ाया गया था। गुजरात, चूंकि गुजरात गांधी जी का केंद्र ही रहा, तो गुजरात में कई ऐसे क्षेत्र है आंदोलन का केंद्र बना रहा, जैसे बरसाड, बारदोली, आनंद, ये सब जो है वो एक प्रमुख केंद्र के रूप में गुजरात के क्षेत्र में देखा गया। तो ये प्रमुख क्षेत्र जो था वो आपको यहाँ पर देखा गया। मद्रास में अगर देखें तो मद्रास में मुख्य रूप से अगर भूमिका देखें तो श्रमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में सिंगारवेलु चेट्टियार की भूमिका देखी जाती है। ये श्रमिक नेता के रूप में ये इनकी भूमिका है, सिंगारवेलु चेट्टियार। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना होगा कि मद्रास में असहयोग आंदोलन का लीड कौन कर रहे थे, तो सिंगारवेलु चेट्टियार। बंबई में कौन लीड कर रहे थे, तो जयराम, दौलत राम और स्वामी गोविंदानंद। गुजरात प्रमुख केंद्र कौन कौन सा था, तो आनंद, बरसाड और बारदोली जो है ये प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर आया था। उसी प्रकार से अगर देखें तो आंध्र प्रदेश से कई ऐसे लोग जो है इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे आंध्र प्रदेश से अगर हम देखें तो मुख्य रूप से वेंकट पहिया, इनका योगदान एक क्षेत्र में और भी है जो आपको अभी हम डिस्कस कराएंगे। यानी वेंकट पहिया अपने आप को आंध्र प्रदेश में असहयोग आंदोलन से जुड़े रहे और वेंकट पहिया के नेतृत्व में ही आंध्र प्रदेश में जनजातियों को एक करने के लिए वन सत्याग्रह की शुरुआत की गई। तो ये ध्यान रखिएगा कि वन सत्याग्रह जो है वो किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो वेंकट पहिया के नेतृत्व में चलाया था। वेंकट पहिया के अलावा आंध्र प्रदेश में टी प्रकाशम, पट्टाभी सीतारमैया, ए कालेश्वर राव की भूमिका जो है ये आंध्र प्रदेश में देखा गया। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। ए कालेश्वर राव के नेतृत्व में, पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में, देन इसके पश्चात देखें तो वेंकट पहिया के नेतृत्व में, टी प्रकाशम के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। उसी प्रकार अगर देखें तो बंगाल अगर देखते हैं तो बंगाल में इस आंदोलन को आगे ले जाने में जिनकी भूमिका थी वो था CR दास और JM सेनगुप्ता। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा कि बंगाल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन को आगे ले जाने में किनकी भूमिका रहा, CR दास और JM सेनगुप्ता का। हालांकि CR दास शुरुआत में तो इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, इसके पीछे रीजन था कि CR दास विधायिका का बहिष्कार के सपोर्ट में नहीं रहे, लेकिन बाद में वो इस आंदोलन के झुकाव में, इस आंदोलन के समर्थन में आ जाते हैं। उसी प्रकार से अगर देखें तो संयुक्त प्रांत यानी यूपी में अगर देखें तो कई लोगों की भूमिका रहा है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये नाम ध्यान रखिएगा, गोविंद बल्लभ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में, पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में, गणेश शंकर विद्यार्थी के नेतृत्व में, लाल बहादुर शास्त्री की भी भूमिका जो है इस आंदोलन में देखा गया। गोविंद बल्लभ पंत की भी भूमिका जो है इस आंदोलन में देखा गया है। तो ये सभी जो है वो असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की जो भूमिका था ये हमने आपको बताया, और ये जितने भी चीज हमने आपको बताया है ये सब प्रीलिम के हिसाब से हमने डिस्कस करा है। हमने स्वरूपों पर ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं बताया कि अभी उतनी विशेषता फीचर जानने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी तथ्य फीचर से रिलेटेड रहा, स्वरूप से रिलेटेड रहा, वो सारे तथ्यों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा दिया। और फाइनली 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस की राजनीति एक अलग रूप से आगे शुरू हुआ। अब इस कांग्रेस की राजनीति कैसे चला, अब इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा इस फिगर के माध्यम से जो हम यहाँ पर डिस्कस कराने जा रहे हैं। तो
1900, यहीं से मैं अगला डिस्कस करवाऊंगा। 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति, और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने आप को दो रूपों में परिभाषित करना शुरू कर दिए। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता चेंजर के रूप में जाने गए। ये चेंजर के, इसी को परिवर्तनवादी कहा जाता है। तो यहाँ से कांग्रेस की एक राजनीति शुरू हुआ चेंजर पॉलिसी के रूप में, ये चेंजर पॉलिसी के रूप में, और दूसरा जो था वो थे नो चेंजर के रूप में। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने आप को दो रूपों में बांट दिए, ठीक है, चेंजर और नो चेंजर के रूप में, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी के रूप में। ये जो परिवर्तनवादी थे जिनको चेंजर कहा गया, ये परिवर्तनवादी का तर्क था कि हमें विधायिका में प्रवेश करना चाहिए, जबकि असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार के तहत विधायिका का भी बहिष्कार जो है वो करने की बात कही गई थी। तो जो आंदोलन की समाप्ति के बाद जो कांग्रेसी कार्यकर्ता विधायिका में प्रवेश करने के पक्ष में थे, वैसे कांग्रेसी कार्यकर्ता को चेंजर के रूप में जाना गया। और नो चेंजर का मानना था कि गांधीवादी कार्यक्रमों को हमें आंदोलन के पश्चात भी आगे लेकर चलना चाहिए। तो जो गांधीवादी कार्यक्रम को आंदोलन के पश्चात, गांधीवादी कार्यक्रम को आंदोलन के पश्चात आगे लेकर चलने वाले जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, वही कहलाए नो चेंजर, अपरिवर्तनवादी। परिणामतः चेंजर और नो चेंजर के बीच में ही एक मतभेद उजागर हो, एक मतभेद बढ़ने लगा, और यह मतभेद जो है वह सार्वजनिक हुआ गया अधिवेशन, ठीक है ना। तो 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ, उसी गया अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जो है 1922 में गया अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया था, इसी गया अधिवेशन के दौरान ये विधायिका में प्रवेश करने का मुद्दा उठाया गया। और विधायिका के प्रवेश करने को लेकर जो लोग सपोर्ट में थे वो CR दास और मोतीलाल नेहरू के सपोर्ट में रहे, और जो गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को आगे लेकर चलने वाले थे वो लोग में से राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे। परिणामतः जो है वो विधायिका में प्रवेश करने वाले मतों को भारी मतों से खारिज कर दिया गया, जिस कारण CR दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से इस्तीफा देकर जनवरी 1923 में एक अलग पार्टी बनाए। यही चेंजर की जो पार्टी बनी वही पार्टी कहलाया स्वराज पार्टी। तो यहीं से नेक्स्ट टॉपिक आपका जो शुरू होगा वो होगा आपका स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस करवा देते हैं। जैसे स्वराज पार्टी के संदर्भ में बात करें तो ये कांग्रेस के भीतर से ही उभरा हुआ एक पार्टी था, और स्वराज पार्टी से संबंधित जो कुछ फैक्ट है उस फैक्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे स्वराज पार्टी के संदर्भ में हमने बताया कि ये स्वराज पार्टी, ठीक है, तो स्वराज पार्टी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट को एक सेकंड में आपको डिस्कस करा देता हूँ। जो भी है स्वराज पार्टी से आज के क्लास के माध्यम से इस, ठीक है। तो स्वराज पार्टी के गठन करने का अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी के गठन का कारण क्या रहा, तो स्वराज पार्टी के गठन का कई कारण निकल कर आता है। जैसे स्वराज पार्टी के गठन का कारण था विधायिका में प्रवेश करना, विधायिका में प्रवेश। जो गांधीवादी राजनीति से जो असंतुष्ट थे, उस गांधीवादी राजनीति यानी जो चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने इतने बड़े आंदोलन को वापस ले लिए, जो गांधीवादी राजनीति से असंतुष्ट लोगों को गांधीवादी राजनीति की असंतुष्टि को कम करने का प्रयास, असंतुष्टि को कम करने का प्रयास, युवाओं को पुनः कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास, युवाओं को कांग्रेस से पुनः जोड़ने का प्रयास। चूंकि उस समय की राजनीति में कई वैकल्पिक मंच जो है वो उभर चुका था, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का भी आगमन हो चुका था, समाजवादियों का भी आगमन हो चुका था। ऐसे में कांग्रेस का जनाधार दिन प्रतिदिन कम होते जाने लगा। इसलिए पुनः कांग्रेस को, पुनः युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए यह प्रपोजल जो है वो लाया गया था दिसंबर 1922
1922 में। तो यहीं से इससे रिलेटेड जो तथ्य है, फैक्ट है, उस फैक्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे फैक्ट के रूप में अगर देखें तो ये फैक्ट से रिलेटेड अगर कई ऐसे फैक्ट जो है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे फैक्ट के रूप में अगर देखें तो एक तो हमने बताया दिसंबर 1922, ये दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, CR दास कर रहे थे। और इसी गया अधिवेशन में विधायिका में प्रस्ताव विधायिका में प्रवेश करने का प्रस्ताव जिसको खारिज कर दिया गया, जिस कारण जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करने की घोषणा की गई। और इस पार्टी का विधिवत रूप से स्थापना जो है वो मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुआ। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था, तो मार्च 1923 में। इस समय गांधी जी जेल में थे। इस चीज को देखते हुए जिस प्रकार से मतभेद बना हुआ था, उसी मतभेद को दूर करने के लिए सितंबर 1923 में, ये सभी फैक्ट जो है वो आपको ये समझना होगा। सितंबर 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन का आयोजन। ये विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, अबुल कलाम आजाद की, ठीक है, ये दिल्ली में यह अधिवेशन हुआ था अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। और अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसी अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस के तरफ से सभी ये स्वराज पार्टी के दल को मान्यता प्रदान की गई कांग्रेस के द्वारा। देन इसके पश्चात जो है वो दिसंबर 1923 में काकीनाडा अधिवेशन हुआ। ये भी फैक्ट ध्यान में रखिएगा। दिसंबर 1923 में काकीनाडा अधिवेशन मोहम्मद अली की अध्यक्षता में, काकीनाडा अधिवेशन। और इसी काकीनाडा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली कर रहे थे, इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई थी। देन इसके पश्चात अगर देखें तो कुछ फैक्ट और भी है जिस पे हम यहाँ पे डिस्कस करा देते हैं। जैसे दिसंबर 1924 बेलगांव अधिवेशन, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। इसी दिसंबर 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन, और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा। और इसी बेलगांव अधिवेशन के दौरान, ठीक है ना, ये अध्यक्ष रहे। इसी बेलगांव अधिवेशन के दौरान गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता, जिसको गांधी दास पैक्ट के रूप में जाना गया। और इस पैक्ट के तहत ही गांधी जी ने कांग्रेसी कार्यकर्ता को दो रूपों में बांट दिया। एक जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम से जो जुड़े रहे वे लोग गांधीवादी कहलाएं, और जो विधायिका में प्रवेश करना चाह रहे थे वो स्वराज पार्टी के रूप में जाने गए। यानी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दो रूपों में परिभाषित किया गया, गांधी दास पैक्ट के रूप में, गांधीवादी और स्वराजवादी के रूप में। इस प्रकार स्वराज पार्टी के द्वारा आगे चुनावी सफलता मिली। कई ऐसी चुनावी सफलता का उदाहरण हमें दिखने को मिलता है। जैसे अगर देखें तो स्वराज पार्टी की एक चुनावी सफलता अगर देखते हैं, अब ये चुनावी सफलता में कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। स्वराज पार्टी की यहाँ से बहुत सारा फैक्चुअल चीज है, ये आपका बनता है। ये चुनावी सफलता अगर देखें, चूंकि इनका मुख्य उद्देश्य विधायिका में प्रवेश करना था, इसलिए इनकी चुनावी सफलता का भी उदाहरण देखा जा सकता है। जैसे 1923 में स्थानीय चुनाव में सफलता, यानी स्थानीय निकाय का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के दौरान जो है इन्हें सफलता मिला। और कई कांग्रेसी कार्यकर्ता जो स्थानीय निकाय के रूप में जाने गए, जैसे राजेंद्र प्रसाद पटना के मेयर के रूप में, जवाहरलाल नेहरू अगर देखें तो इलाहाबाद के मेयर के रूप में, इलाहाबाद के मेयर के रूप में, CR दास कलकत्ता के मेयर के रूप में, CR दास कलकत्ता के मेयर के रूप में,
CR दास, विट्ठल भाई पटेल अगर देखें तो अहमदाबाद के मेयर के रूप में, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा, ये सभी से कलकत्ता के मेयर के रूप में, ठीक है ना। तो ये इनको चुनावी सफलता एक मिला स्थानीय निकाय में। इसके अलावा अगर देखें तो प्रांतीय चुनाव में भी इन्हें काफी सफलता मिला, जैसे मध्य प्रांत में बहुत बड़ी पार्टी के रूप में ये उभर कर आए थे। अगर देखें तो चुनावी सफलता में इन्हें मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, और बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ये प्रांतीय चुनाव में इन्हें सफलता मिला था। यानी प्रांतीय चुनाव में भी अगर देखें, जैसे स्थानीय चुनाव में इन्हें सफलता मिला, चुनावी सफलता का एक उदाहरण मिला स्थानीय निकाय, उसी तरह से चुनावी सफलता का एक उदाहरण मिला प्रांतीय चुनाव। और प्रांतीय चुनाव में अगर देखें तो प्रांतीय चुनाव में मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ये जाने गए, संयुक्त प्रांत में अगर देखें तो दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में, ठीक है ना। तो ये संयुक्त प्रांत में ये दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में ये जाने गए थे, ठीक है ना। तो इन्हें प्रांतीय चुनाव में भी सफलता मिला। चुनावी सफलता के एक और उदाहरण मिलता है केंद्रीय चुनाव में भी, यानी केंद्रीय चुनाव में केंद्रीय विधानसभा में 1/3 सीट, केंद्रीय विधानसभा में 1/3 सीट जो है वो इन्हें प्राप्त हुआ। इसी कारण विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय सफलता के पास केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार का इनको सीट मिला, 1/3 सीट मिला, जिस कारण विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार से इनकी कुछ चुनावी सफलता रहा। चुनावी सफलता के पश्चात इनके द्वारा कई ऐसे कार्य भी किए गए थे। इस कार्य में अगर देखें, चुनावी जो सफलता मिला, उस चुनावी सफलता के पश्चात ऐसे कुछ कार्य जो है इनके द्वारा देखा गया था। जैसे 1919 के एक्ट को जांच पड़ताल करने के लिए मूडीमैन कमेटी का गठन। तो ध्यान रखिएगा, ये मूडीमैन कमेटी का गठन जो है वो 1919 के अधिनियमों को जांच पड़ताल करने के लिए ये मूडीमैन कमेटी का गठन करवाया। रॉलेट एक्ट का जांच पड़ताल और उन्हीं के प्रयास से आने वाले समय में रॉलेट एक्ट की समाप्ति गई। तो इस प्रकार हमने आपको यहाँ पर आज के सेशन के माध्यम से 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कराया, एक असहयोग आंदोलन और दूसरा जो था वो आपका स्वराज पार्टी के रूप में। ये दोनों टॉपिक से जितने भी फैक्चुअल चीज था वो हमने आपको शॉर्ट में जल्द से जल्द कवर कराने का प्रयास किया था, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। ऐसे इन टॉपिकों का मेंस के परसेप्शन से काफी बड़ा रोल है। जब आपकी मेंस की क्लासेस चलेगी तो उसमें हम काफी डिटेल में इसमें हम दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस कराएंगे, चाहे वो असहयोग आंदोलन की आलोचनात्मक समीक्षा हो या स्वराज पार्टी की सीमाएं पतन या एक तरह से उनकी आलोचना अगर करना। तो ये सब मेन ओरिएंटेड पॉइंट है, जो मेन ओरिएंटेड पॉइंट के हिसाब से हम इसे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा उसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आज सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन के माध्यम से एक नए टॉपिक को हम जल्द से जल्द कवर कराने का प्रयास करेंगे क्विक रिवीजन के माध्यम से। हमने आपको बताया था कि आपके प्रीलिम्स से पहले हम क्विक रिवीजन की क्लासेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। और जितना ये 12-13 दिन से ये जो सेशन चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि 13 सितंबर या 10 सितंबर को जो आपका एग्जाम है एएसओ और 13 सितंबर को जो 71st पीटी का 71st बीपीएससी का जो एग्जाम है, इन दोनों एग्जामों में इस क्विक रिवीजन से आप देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। प्रीलिम के बाद जो है वो किस प्रकार की स्ट्रैटेजी होगा, किस प्रकार से हमें तैयारी करना है, वो सारे चीज हम पीटी के बाद जो है एक स्ट्रैटेजी के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।